आज का करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सिलेक्शन विचार, क्योंकि अब सिलेक्शन दूर नहीं। 1 मई ऐतिहासिक रूप से हम सब इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में जानते हैं, है ना? हाँ, जिसकी शुरुआत 1886 में अमेरिका के शिकागो में हुए हे मार्केट मामले से हुई थी, जहां मजदूरों ने 8 घंटे की शिफ्ट के लिए आवाज उठाई थी। लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में कहानी थोड़ी बाद में शुरू होती है। पहला मई दिवस या कामगार दिवस 1 मई 1923 को मद्रास में मनाया गया था, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं। लेकिन आज, मतलब एक सदी बाद, चर्चा सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट तक सीमित नहीं है। हाँ, मैं स्लाइड 2 में देख रही हूँ। यहाँ भारत में आ रहे 4 लेबर कोड्स का जिक्र है। मुझे हमेशा से ये पुराने श्रम कानून बहुत उलझे हुए लगते थे। क्या ये नए कोड्स वाकई कुछ जमीनी बदलाव लाएंगे? देखो, अगर हम इसका निष्पक्ष विश्लेषण करें तो भारत में पहले दर्जनों अलग अलग केंद्रीय और राज्य स्तरीय कानून थे। वो इतने जटिल थे कि एक छोटे कारखाने के मालिक के लिए भी सबका पालन करना लगभग असंभव था, और मजदूरों को भी उनके हक नहीं मिल पाते थे। तो इन 4 लेबर कोड्स का मुख्य उद्देश्य उसी व्यवस्था को सरल बनाना है। पर इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव है वो 2026 की थीम में झलकता है। अच्छा, वो क्या है? थीम है बिल्डिंग अ जेंडर जस्ट लेबर इकोसिस्टम। ओह, जेंडर जस्ट, मतलब लैंगिक समानता पर आधारित व्यवस्था। यह तो वाकई एक बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। मतलब अब बात सिर्फ न्यूनतम मजदूरी की नहीं हो रही है। अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नाइट शिफ्ट, समान काम के लिए समान वेतन और बेहतर मातृत्व अवकाश जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है। सही बात है। कोई भी अर्थव्यवस्था तब तक अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकती जब तक कार्यस्थल आधी आबादी के लिए पूरी तरह से न्याय संगत न हो। एकदम सही कहा। और अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो 1 मई सिर्फ श्रमिकों का दिन नहीं है। आइए स्लाइड 3 देखते हैं। 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत बॉम्बे राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन हुआ था। हाँ, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात। बिल्कुल। और 2026 में हम इन दोनों राज्यों के गठन की 66वीं वर्षगांठ देख रहे हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक मोड़ था। दोनों राज्यों ने एक ही बिंदु से शुरुआत की, लेकिन दोनों ने विकास के अलग अलग रास्ते चुने। मुझे तो ये किसी बहुत ही सफल स्टार्टअप के 2 अलग-अलग टेक कंपनियों में बंटने जैसा लग रहा है। अरे, ये बहुत बढ़िया एनालॉजी है ना? दोनों ही आज अपने अपने डोमेन में दिग्गज बन गए हैं। तो अगर हम आज की स्थिति का आकलन करें तो ये दोनों राज्य आर्थिक रूप से कहाँ खड़े हैं? आज आप देखें, महाराष्ट्र भारत की पहली $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के करीब है। 1 ट्रिलियन? हाँ, वित्तीय सेवाओं, आईटी और मनोरंजन के दम पर। और दूसरी तरफ गुजरात ने एक अलग महारत हासिल की है। उसने खुद को एक औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया है। वहाँ का बुनियादी ढांचा, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट या उनके बड़े बंदरगाह, उससे लॉजिस्टिक्स में सबसे आगे रखते हैं। ये प्रगति वाकई हैरान करने वाली है। और इस प्रगति की जो असली रफ्तार है ना, वो कागजी नोटों में नहीं बल्कि हमारे फोन की स्क्रीन्स पर दिखती है। चलिए डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ते हैं, स्लाइड 5 पर। हाँ, ये मेरा पसंदीदा विषय है। यहाँ आंकड़े तो पागल कर देने वाले हैं। अप्रैल 2026 में पहली बार एक ही यूपीआई ऐप ने 10 बिलियन मतलब 1000 करोड़ मासिक ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार किया है। 1000 करोड़ ट्रांजैक्शन एक महीने में, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये साबित करता है कि डिजिटल भुगतान में भारत दुनिया का निर्विवाद लीडर है। 2008 में एनपीसीआई ने जो ढांचा तैयार किया था, वो आज इतना मजबूत है कि 20 से अधिक देश इसे अपना रहे हैं। यहाँ इस स्लाइड में कुछ टेक्नोलॉजी फैक्ट्स भी दिए हैं जो मुझे बहुत रोमांचित कर रहे हैं। जैसे बिना इंटरनेट के पेमेंट्स के लिए यूपीआई लाइट। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा सुरक्षा का सवाल आता है। इतने सारे लेन देन होने पर फ्रॉड का खतरा तो रहता ही है ना? और यहीं पर तकनीक अपना बचाव खुद करती है। आईटी फैक्ट के अनुसार अब इन ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित रखने के लिए एआई आधारित रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन प्रणाली काम कर रही है। रुको एक सेकंड, मुझे ये समझने दो। मतलब अगर मेरे अकाउंट से कोई असामान्य लेन देन होता है तो एआई उसे ट्रांजैक्शन पूरा होने से पहले ही पकड़ लेगा? बिल्कुल, वो भी मिली सेकंड्स के भीतर। अरे वाह,
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आपके खर्च करने के पैटर्न को लगातार समझते हैं। अगर कोई भी गड़बड़ी दिखती है तो सिस्टम पलक झपकते ही उसे ब्लॉक कर देता है। कमाल है। ये तो हुई तकनीक के स्तर पर सुरक्षा। लेकिन स्लाइड 13 पर आते हैं, जहां पूरे सिस्टम की सुरक्षा की बात है। मुझे लगता है कि अगर यूपीआई हमारी अर्थव्यवस्था का तेज दौड़ता हुआ खून है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो सख्त इम्यून सिस्टम है जो किसी भी गड़बड़ी को तुरंत पकड़ लेता है। बहुत ही सटीक तुलना है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका ताज़ा उदाहरण 1 मई को ही दिखा। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत 3 बड़े सहकारी बैंकों पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पर एक सवाल उठता है, अक्सर हम सुनते हैं कि बड़े बैंकों पर जुर्माना लगा, इन सहकारी या कोऑपरेटिव बैंकों पर इतनी सख्ती क्यों? ये तो बहुत छोटे स्तर पर काम करते हैं ना। असल में यही उनकी सबसे बड़ी अहमियत है। ये सहकारी बैंक ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के वित्तीय समावेशन की रीढ़ हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ के किसान, छोटे व्यापारी ये सब अपनी बचत इनमें रखते हैं। जुर्माना लगाने का कारण केवाईसी नियमों और लोन एक्सपोजर की शर्तों का पालन न करना था। अगर ये बैंक नियम तोड़कर गलत जगह लोन देंगे तो सीधे आम आदमी का पैसा डूबेगा। सही बात है। इसीलिए जीके फैक्ट के तौर पर बता दूं, वर्तमान गवर्नर श्री शक्तिकांत दास के नेतृत्व में आरबीआई साफ संदेश दे रहा है कि नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, वित्तीय अनुशासन बहुत जरूरी है। अब जब हम सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की बात कर ही रहे हैं, तो सीमाओं की सुरक्षा भी आ जाती है। चलिए स्लाइड 4 पर चलते हैं। नया डीएपी 2026 डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। हाँ, रक्षा मंत्रालय ने इसे 1 मई से लागू किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा बजट रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ रुपए है और लक्ष्य है आयात में 25% की कमी लाना। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो यह रक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। दशकों से हमारी रणनीति विदेशी कंपनियों से तकनीक खरीदने या विदेशी लाइसेंस के तहत पुर्जे जोड़ने की थी। हाँ, ये विदेशी लाइसेंस वाली बात मुझे हमेशा कंफ्यूज करती थी। अगर कोई विदेशी कंपनी हमें अपनी डिजाइन देती है और हम भारत में उस मिसाइल को बना रहे हैं, तो क्या अपना खुद का बौद्धिक संपदा या आईपी होने से कुछ बुनियादी फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब आप विदेशी लाइसेंस पर काम करते हैं तो आप सिर्फ एक असेंबलर होते हैं। उस हथियार का जो मुख्य सोर्स कोड है, उसका सॉफ्टवेयर, वो उस विदेशी देश के पास ही रहता है। कल को अगर युद्ध हो जाए तो वो देश चाहे तो सॉफ्टवेयर अपडेट रोक सकता है। लेकिन जब आईपी भारत का होगा तो हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक हमारा कंट्रोल होगा। ओह, मतलब अब भारत सिर्फ हथियार असेंबल नहीं करेगा, सोर्स कोड का कंट्रोल भी खुद रखेगा। और इसी स्लाइड के फिजिक्स फैक्ट में हाइपरसोनिक गति और स्टेल्थ तकनीक की बात है। मैक 5 से तेज, ध्वनि की गति से 5 गुना तेज। बाप रे। एक ऐसी मिसाइल जिसे रडार पर देखकर प्रतिक्रिया देने का समय ही ना मिले। और ऐसी स्पीड पर मिसाइल को नेविगेट करने के लिए करोड़ों कैलकुलेशंस प्रति सेकंड करने होते हैं, जिसके लिए चाहिए होते हैं बेहद उन्नत सिलिकॉन चिप्स। जो हमें सीधा स्लाइड 10 पर ले जाता है, भारत की हार्डवेयर क्रांति। गुजरात के साणंद में भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट शुरू हुई है। टाटा और माइक्रोन का 22,500 करोड़ का निवेश। ये चिप मैन्युफैक्चरिंग में एक रणनीतिक कदम है। लेकिन यहाँ जो फिजिक्स फैक्ट और टेक बेनिफिट दिया है, वो मेरे लिए सबसे दिलचस्प है। हम हमेशा सोचते हैं कि माइक्रोचिप एक फ्लैट टुकड़ा होती है। ये 3D पैकेजिंग क्या है? बहुत ही सरल भाषा में, जैसे जैसे तकनीक बढ़ी है, ट्रांजिस्टर इतने छोटे हो गए हैं कि उन्हें और छोटा करना मुश्किल है। एक भौतिक सीमा आ गई है। तो 3D पैकेजिंग में हम क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल बिछाने के बजाय ट्रांजिस्टर को लंबवत या वर्टिकल एक के ऊपर एक सेट करते हैं। जैसे किसी शहर में जमीन खत्म होने पर हम अगल बगल घर बनाने के बजाय गगनचुंबी इमारतें बनाने लगते हैं, एक के ऊपर एक। एकदम सही। इससे डेटा को बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है, तो स्पीड बढ़ जाती है और बिजली की खपत भी कम होती है। ये तो भविष्य के एआई के लिए गेम चेंजर है। बिल्कुल। तो हमने नियम बदले, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ाई और हार्डवेयर में आत्मनिर्भर हुए। अब स्लाइड 8 पर आते हैं। दुनिया इस बदलते भारत को कैसे देख रही है? भारत अफ्रीका मंच। यहाँ नई दिल्ली में 54 अफ्रीकी देशों के साथ डिजिटल डिप्लोमेसी का बड़ा कदम उठाया गया है। भारत ने अपना इंडिया स्टैक, मतलब यूपीआई, आधार, डिजिलॉकर, उन्हें साझा करने का प्रस्ताव दिया है। और व्यापार लक्ष्य
$100 बिलियन का है। बिल्कुल साथ ही सौर ऊर्जा और कृषि में भी मदद। जी। और यहाँ जो फिजिक्स फैक्ट है वो भी कम रोचक नहीं है। इन डिजिटल सेवाओं को वहां पहुंचाने के लिए अंडरसी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और सैटेलाइट लिंक्स का इस्तेमाल होता है। मतलब प्रकाश की किरणें समंदर के नीचे से डेटा ले जा रही हैं। और इस कूटनीति का असर स्लाइड 7 में भी दिखता है। UNGA अध्यक्ष का दौरा। हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 1 मई से 3 दिन की भारत यात्रा पर है, जिसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। मुख्य एजेंडा UNSC में सुधार, भारत की स्थायी सदस्यता और ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व है। जब आप दुनिया की आवाज बनते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खासकर सुरक्षा की। स्लाइड 9 देखिए। स्वदेशी सरयू श्रेणी का गश्ती पोत INS सुनैना, जो 1 मई को थाईलैंड के फुकेट से वापस लौटा है। ये मिशन सागर का हिस्सा है। मिशन सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। बिल्कुल, लेकिन जब भी मैं इन जहाज़ों के बारे में पढ़ती हूँ, मेरा ध्यान यहाँ दिए गए फिजिक्स फैक्ट पर जाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। हाँ, ये बहुत ही बुनियादी लेकिन कमाल का विज्ञान है। मतलब हजारों टन लोहे का जहाज पानी पर तैरता है। सिद्धांत सीधा है, जहाज की बनावट ऐसी होती है कि वो विस्थापित पानी का वजन अपने वजन के बराबर कर देता है, इसलिए पानी का उछाल बल उसे डूबने नहीं देता। बहुत ही आसान तरीके से समझाया आपने। चलिए अब समंदर से लौटकर स्लाइड 6 पर चलते हैं। घरेलू स्वास्थ्य ढांचे की बात करते हैं। हाँ, 1 मई 2026 से बिहार के दरभंगा में राज्य का दूसरा एम्स OPD शुरू कर चुका है, 1200 करोड़ की लागत। इससे उत्तर बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा। और यहाँ जो फिजिक्स फैक्ट है MRI मशीनों का, वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इन आधुनिक मशीनों में अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी का इस्तेमाल होता है। सही कहा। MRI को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र चाहिए होता है, लेकिन आम तारों में विद्युत प्रतिरोध होता है, जिससे वो गर्म हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, तारों को तरल हीलियम से 4.2 केल्विन तक ठंडा कर देते हैं। इतने कम तापमान पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है और एक महाशक्तिशाली चुंबक बन जाता है, वो भी बिना गर्मी पैदा किए। साइंस सच में जादू है, और इंसानी जान बचाने के साथ साथ पर्यावरण भी बचाना है। स्लाइड 11। कर्नाटक में एक नई आर्द्र भूमि को भारत की 99वीं रामसर साइट की मान्यता मिली है। रामसर कन्वेंशन जो 1971 में ईरान में हुआ था। सबसे अधिक साइट्स अभी तमिलनाडु और यूपी में हैं। लेकिन वेटलैंड्स का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण का एक अहम हिस्सा है। कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर ग्लोबल वार्मिंग को रोकते हैं। जमीन, समंदर, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सब हो गया। अब चलते हैं स्लाइड 12 पर। अंतरिक्ष, गगनयान 3 मिशन। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। हाँ, 1 मई को इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया। ये तो एक हाईटेक इजेक्शन सीट जैसा लगता है। ये सिस्टम काम करेगा। और इसका फिजिक्स फैक्ट, ये सिस्टम क्रू मॉड्यूल को सुपरसोनिक गति से दूर ले जाता है और फिर पैराशूट से सुरक्षित समुद्र में उतारा जाता है। बिल्कुल। तो फाइनली हम स्लाइड 14 पर आ गए हैं, मास्टर MCQ टेबल। चलिए एक रैपिड फायर रिकैप करते हैं। लेबर डे, DAP 2026, UPI के 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस, दरभंगा एम्स, UNGA, इंडिया अफ्रीका DPI, INS सुनैना, 3D सेमीकंडक्टर, रामसर साइट्स, और गगनयान और RBI का जुर्माना। ये सारे तथ्य एक दूसरे से जुड़कर 2026 के भारत की समग्र तस्वीर पेश करते हैं। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और तलाशते रहिए। अलविदा। अलविदा।